सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, परमाणु सामान्यतः वैद्युत उदासीन होता है। यदि किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो परमाणु पर परिणामी आवेश होगा। देखिए, कोई भी परमाणु होता है तो उसको आवेशित करने की प्रक्रिया में केवल इलेक्ट्रॉन का योगदान होता है, प्रोटॉन का योगदान नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए ये हमारे पास एक परमाणु है, इसका एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के रूप में रहता है। अब सामान्यतः क्या होता है, कोई भी परमाणु वैद्युततः उदासीन होता है, यानी उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। मान लीजिए इस परमाणु में 10 प्रोटॉन है इसके नाभिक में, तो बाहर 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब अगर इस परमाणु को हमें निगेटिव चार्ज करना है तो हम इसको बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, एक या दो, चाहे जितना दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने बाहर से इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 11, जबकि प्रोटॉन है 10, तो प्रोटॉन की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, यानी इस पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज निगेटिव में आ गया। ये निगेटिवली चार्ज हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और उसकी वैल्यू क्यों कितनी होती है? जो फंडामेंटल जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का नेगेटिव चार्ज। अब आप लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर क्यों ना इसके नाभिक से एक प्रोटॉन निकाल लिया जाए, तो भी तो प्रोटॉन की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आप नाभिक से प्रोटॉन नहीं निकाल सकते, ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, इसमें बहुत एनर्जी चाहिए होगा, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन कराना पड़ेगा जो कि सामान्य रूप से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी एटम को चार्ज करने की प्रक्रिया में आप प्रोटॉन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, केवल इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसी एटम को हमें पॉजिटिव चार्ज करना है, तो पॉजिटिव चार्ज करना है तो हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेगा 9 और प्रोटॉन है 10, यानी इलेक्ट्रॉन की तुलना में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया। अब प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, बस पॉजिटिव होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पे अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का निगेटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया गया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया गया तो उस इलेक्ट्रॉन की तुलना में उसके अंदर उस एटम में एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, यानी उस पे एक जो फंडामेंटल यूनिट चार्ज होता है ई, उस पे एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा, यानी इसका आंसर होगा ए पार्ट। समझ में आया? अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हम उसमें डाल देते तो ये वाला आंसर सही हो जाता, बी पार्ट। समझ में आया? तो आप ये बात समझ पा रहे हैं ना कि चार्जिंग की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ही रोल होता है, प्रोटॉन का रोल नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए प्रकृति में आवेश 1.6 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं, 1.6 ई की वस्तु विद्यमान है। जहां ई इलेक्ट्रॉनिक आवेश है तब यह उल्लंघन करेगा। ये किस चीज का उल्लंघन करेगा? अरे भाई, अभी अभी तो मैंने बताया कि अगर किसी भी एटम, किसी भी परमाणु को आपको चार्ज करना है तो या तो आप उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करेंगे निगेटिव चार्ज करने के लिए, और अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो आप उसमें से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। अब इस प्रक्रिया में जब भी आप इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करेंगे या बाहर निकालेंगे तो आप कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकते या आधा इलेक्ट्रॉन आप इंसर्ट नहीं कर सकते। आप इलेक्ट्रॉन को फ्रैक्शन में नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन आज भी फंडामेंटल पार्टिकल है। समझ में आया? यानी जो भी चार्ज इस एटम पे आएगा, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, वो ई जो फंडामेंटल चार्ज होता है ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 इसी इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज आएगा। लेकिन यहां पे आप देखिए 1.7, यानी 0.7 का यहां फ्रैक्शन है। इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को 0.7 फ्रैक्शन कर दिया, जो कि असंभव है। आप इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जो होगा वो इंटीजर में होगा, इसीलिए जो चार्ज आएगा वो भी इस फंडामेंटल चार्ज ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और इस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटम सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। समझ में आया? आवेश जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, आप उसका फ्रैक्शन नहीं कर सकते। यहां पे ये फ्रैक्शन है, इसीलिए ये गलत है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये तो दूसरा होता है, अध्यारोपण, और ये दोनों अलग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 3 है, आप लोग नंबरिंग गिनते रहिएगा, टोटल हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? वायु का परावैद्युतांक होता है। देखिए, वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। परावैद्युतांक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। वायु का परावैद्युतांक क्या होता है? 1 होता है। अभी इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है? धातुओं का परावैद्युतांक होता है इनफाइनाइट, अनंत। जैसे सोना चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, तो उसका परावैद्युतांक होता है अनंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुलाम नियम का सदिश रूप एसआई पद्धति में है। एसआई पद्धति में इस कुलाम का नियम देखिए, किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो कुलाम के नियम से दर्शाते हैं। मान लीजिए एक चार्ज है यहाँ Q1,
एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और इनके बीच की दूरी है R। तो इसके बीच का जो फोर्स होगा वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया अदिश फॉर्म में। सदिश फॉर्म में यहाँ पे वेक्टर यानी आर कैप लग जाता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला आप लोगों का बनेगा। यहाँ पे देखिए पहला 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप, ये तो सही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सही है, ए पार्ट यहाँ पे सही लग रहा है। दूसरा 1/4πε0 Q1 Q2 आर कैप बाई आर क्यूब, ये गलत है क्योंकि यहाँ आर क्यूब नहीं, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यहाँ आर स्क्वायर होना चाहिए। नेक्स्ट में यहाँ पे Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर, ये देखिए ऊपर ये गलत है, और यहाँ पे ये 1/4πε0 ही यहाँ पे गायब है, ये गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए पार्ट होगा। एक चीज मैं यहीं पे आप लोगों को और बताना चाह रहा हूँ कि अगर दो चार्ज के बीच में कोई माध्यम हो, जैसे मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और इनके बीच की दूरी R है, और यहाँ पे कोई मीडियम है, मीडियम में जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, कोई धातु हो गया, तो ऐसे में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है F=1/4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, एक्स्ट्रा फैक्टर है K। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, वो निर्वात की वैद्युतशीलता है, और यहाँ पे के क्या है, चूंकि वहाँ पे आपने माध्यम आ गया, अब चूंकि कोई माध्यम आ गया तो ये एप्सिलॉन नॉट नहीं आया, एप्सिलॉन रखेंगे। ये एप्सिलॉन उस माध्यम की वैद्युतशीलता होता है, और के जो होता है वो माध्यम का परावैद्युतांक होता है, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अब इसका क्या रोल होगा, ये रोल ये होगा कि अगर इन दोनों चार्ज के बीच में कोई माध्यम, जैसे मान लीजिए मैंने कोई कांच रख दिया, तो कांच का परावैद्युतांक एक से ज्यादा होता है। अभी अभी आप लोगों को बताया गया था वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, एक होता है। तो अगर वायु का परावैद्युतांक यहाँ एक होता है तो K=1 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कांच है तो कांच का परावैद्युतांक एक से ज्यादा होता है, तो जब यहाँ K की वैल्यू आप 1 से ज्यादा रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी प्रकार कोई भी मीडियम अगर चार्ज के बीच में रख देते हैं, अगर उस मीडियम का परावैद्युतांक एक से ज्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ K बटे में है। इस चीज को याद रखिएगा, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आवेश Q1 Q2 परस्पर नजदीक रखे हैं। यदि तीसरा आवेश Q3 इनके निकट लाया जाए तो Q1 Q2 के बीच का लगने वाला बल क्या होगा। इसमें यह बोला जा रहा है कि एक चार्ज यहाँ पे मान लीजिए Q1 है, दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2 है, और मान लीजिए एक और चार्ज तीसरा इनके पास ला दिया गया Q3, तो ये Q1 Q2 के बीच का बल क्या होगा। देखिए Q1 Q2 के बीच का बल चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स होता है कूलाम्ब फोर्स होता है, ये दो चार्ज के बीच का लगने वाला बल होता है। अगर कोई तीसरा या चौथा या पांचवा चार्ज भी आसपास आ जाए तो वो इन दोनों के फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, Q1 Q3 का फोर्स अफेक्ट होगा, Q2 Q3 का फोर्स अफेक्ट होगा, लेकिन Q1 Q2 का अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि Q1 Q2 के बीच की दूरी अभी भी फिक्स है। क्योंकि याद रखिएगा जो फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों चार्जों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और बीच के माध्यम के परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर निर्भर करता है, बाकी किसी फैक्टर पर निर्भर नहीं करता। अगर दोनों चार्ज फिक्स हैं, एक ही जगह पे फिक्स है, तीसरा चार्ज भले ही उनके आसपास आप लाइए, लेकिन उन दोनों पहले दूसरे के बीच के लगने वाले बल को वो अफेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि समान रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। +2 माइक्रोकुलाम और +5 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित है, प्रत्येक आवेश पे लगने वाले बल का अनुपात होगा। देखिए यहाँ पे आप जितना मान लीजिए एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, आप पहले चार्ज के द्वारा दूसरे पे लगने वाला बल निकालिए तो वो हो जाएगा F=1/4πε0। यहाँ पे 2 × 5 बटे दूरी का स्क्वायर, ये R दूरी फिक्स है। अब दूसरे के द्वारा पहले पे लगने वाला बल निकालिए तो F=1/4πε0 5 × 2 बटे R स्क्वायर, यानी दोनों में सेम आ रहा है। एक चार्ज जितना दूसरे पे बल लगाएगा उतना ही दूसरा चार्ज पहले पे भी बल लगाएगा। तो ऐसे में जब आप अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे तो वो 1:1 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त आकाश में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन से r दूरी पर स्थित है, न्यूट्रॉन पे लगने वाला स्थिर वैद्युत बल होगा। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वैद्युतता उदासीन होता है। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल केवल उन्हीं पार्टिकल्स पे लगता है जिन पार्टिकल पे चार्ज होता है। तो इसमें आंसर होगा 0। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो आवेश कुछ दूरी पर रखे गए हैं, यदि उनके मध्य कांच का एक गुटका रख दिया जाए तो उनके बीच का बल। अभी अभी हमने बताया कि कूलाम्ब का जो नियम है, दो चार्जों के बीच लगने वाला बल वो क्या होता है, F=1/4πε0 K
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे K क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब दोनों आवेशों के बीच में कांच का टुकड़ा रखा गया है। कांच के टुकड़े का जो परावैद्युतांक होता है वो 1 से ज्यादा होता है, क्योंकि याद रखिएगा वायु या निर्वात कह लीजिए, दोनों का परावैद्युतांक जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो 1 होता है और वो मिनिमम होता है। सबसे ज्यादा परावैद्युतांक किसका होता है, धातुओं का होता है। जो धातु होते हैं उनका परावैद्युतांक इनफाइनाइट होता है, बाकी सबका इनके बीच में होता है। तो कांच का परावैद्युतांक 1 से ज्यादा लेकिन इनफाइनाइट से कम होता है। तो मान लीजिए अगर कांच का परावैद्युतांक 10 है तो आप के की वैल्यू 10 रखेंगे, तो जो फोर्स लग रहा था पहले, अगर दोनों चार्जों के बीच में एयर होने पे, हवा होने पे जो फोर्स लग रहा था, अब उनके बीच में कांच रख देंगे तो वो फोर्स 1/10 गुना कम हो जाएगा। समझ में आया? यानी कांच रखने पे दोनों के बीच का बल क्या हो जाएगा, घटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निर्वात में दो आवेशों के मध्य वैद्युत बल F है। यदि उनके मध्य पूर्ण दूरी में तांबे की प्लेट रख दिया जाए तो बल का क्या मान होगा। अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जो तांबे का प्लेट होता है उसका परावैद्युतांक इनफाइनाइट होता है। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पे K है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब K चूंकि उन दोनों आवेशों के बीच में तांबा रखा गया है तो उसका परावैद्युतांक K इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट रखेंगे तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आंसर होगा, 0। समझ में आया? दो धातुओं के बीच में अगर दो आवेशों के बीच में अगर आप धातु रख देंगे तो उनके बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया ये 10 क्वेश्चंस। ये जितने भी 10 क्वेश्चंस हैं, ये इसकी सीरीज आप लोगों को रोज मिलेगा। ठीक है, हम लोग फिजिक्स के जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया या ऑप्टिक्स हो गया या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जितने भी ब्रांचेस होते हैं, सभी के हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू की सीरीज लाए हैं और ये रोज आप लोगों को मिलेगा। ये आपके जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे या जो आप अपना खुद का एकेडमिक एग्जाम देंगे, चाहे मिड टर्म हो चाहे मेन एग्जाम हो, चाहे आप एमएससी एंट्रेंस, यूईटी, पीजी या जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और होने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।